कहानी की शुरुआत में हम एक पहाड़ देखते हैं जहाँ ढेर सारे घर बने हुए हैं। नीचे की ओर कुछ लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये लोग कुछ बना रहे हैं और तभी एक लड़की उसमें उंगली डुबोकर चख लेती है। वो खुश होकर उसे कैंडी कहती है और मांगने लगती है, लेकिन उसकी ये हरकत उनके काम में रुकावट बनती है। नाराज होकर एक आदमी उसे धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वहाँ काम कर रहे दूसरे लोग कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। यहीं पर हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट ली हो वैंग पहली बार दिखता है। वो गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए कहता है, मूर्ख लड़की, ये कैंडी नहीं है, दवाई है। फिर बड़बड़ाता है, इन लोगों को जितना भी समझाऊं कुछ समझ में नहीं आता। लड़की उसकी बातों से बेपरवाह लगती है। उसकी नजर बस उस चीज को खाने पर टिकी है। यहाँ काम कर रहे लोग सब कुछ अजीब से लगते हैं, जैसे सही गलत का फर्क उन्हें समझ ही नहीं आता, जैसे चारों तरफ कोई पागलपन फैला हुआ हो। अचानक एक लड़की की चीख काम की आवाजों को चीरती है। ली हुआ वैंग मुड़कर देखता है तो एक आदमी जबरदस्ती एक लड़की को पकड़ रहा होता है। हंसते हुए वो कहता है, तेरे जिस्म से खेलना चाहता हूँ। उसका मतलब साफ था। सफेद बालों वाली वो लड़की डर के मारे कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन उसकी चीखें बाकियों की हंसी का मजाक बन जाती है। वो सब जैसे मजे ले रहे हो। उनका चेहरा घिनौनी हंसी से भरा होता है। ये सब देखकर ली हुआ वैंग गुस्से में भर जाता है। वो अपने पास पड़ा औजार उठाकर उस आदमी के सिर पर जोर से दे मारता है। आदमी दर्द से चिल्लाता है और सिर पकड़ लेता है। वही खड़ा ली हुआ वैंग बिना डरे उसे घूरता रहता है। वो सफेद बालों वाली लड़की उसके पीछे छिप जाती है। घायल आदमी गुस्से से कहता है, तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी गलती की है। अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो तुझे मार डालेगा। ली हुआ वैंग ठंडे लहजे में कहता है, मुझे मास्टर से कोई डर नहीं। मेरे लिए वो किसी कचरे से ज्यादा नहीं है। ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। किसी ने कभी मास्टर के बारे में इस तरह बात नहीं की थी। घायल आदमी दांत पीसता है और कहता है, तूने अपने लिए मौत बुला ली है। लेकिन ली हुआ वैंग बिना किसी डर के बस उसे घूरता रहता है। उसी वक्त एक गार्ड आता है जो जोर से पैर पटकता है और कहता है, बस करो ये सब बकवास। सिर्फ उसकी आवाज से ही सब चुप हो जाते हैं। गार्ड की शक्ल साफ दिखती है। वो सफेद कपड़े पहने होता है। वो कहता है, मास्टर ने ली हुआ वैंग को बुलाया है। ली हुआ वैंग वही लड़की है जो पहले दवा को कैंडी समझकर चाट रही थी। वो खुशी से नाचती हुई गार्ड के पीछे चल देती है। वो कहती है, मास्टर ने मुझे कैंडी देने के लिए बुलाया है। वो उस ख्याल से ही बहुत खुश हो जाती है। घायल आदमी अब और भी ज्यादा खुश होता है, जैसे उसकी जीत हुई हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, अब तुझे सबक मिलेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान होती है। जैसे ही वो चलते हैं, सफेद बालों वाली लड़की ली हुआ वैंग की शर्ट पकड़कर कहती है, मत जाओ, वहाँ बहुत खतरनाक है। वो डरती है कि उसकी ये बहादुरी उसे मौत के करीब ले जाएगी, लेकिन ली हुआ वैंग कुछ नहीं कहता और उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वही कैंडी की दीवानी लड़की खुशी खुशी उछलती चल रही थी। जैसे ही वो पहाड़ के बाहर निकलते हैं, ली हुआ वैंग अपने किए हुए कामों के बारे में सोचता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया? शायद मुझे ये सब इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की उसे खेलते हुए धक्का देती है। चिढ़कर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तंग करना बंद कर। लड़की कुछ देर चुप रहती है, फिर मासूमियत से होठों पर उंगली रखकर पूछती है, तुम्हें कैंडी चाहिए? ली हुआ वैंग कुछ नहीं कहता। लड़की खुशी से खिलखिलाती है, अपनी उंगली को मुंह में डालकर हंसने लगती है। मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत सारी कैंडी देते हैं। उसकी मासूम सी बातें, उसके चेहरे की मासूम मुस्कान, लेकिन उस दुनिया की डरावनी सच्चाई को पूरी तरह छिपा लेती है। फिर दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां मास्टर रहते हैं। वहां एक बड़ी सी आग जल रही है और एक विशाल बर्तन में कुछ पकाया जा रहा है। मास्टर वही काम कर रहा होता है। लड़की मास्टर को देखकर बोलती है, मास्टर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिर झुकाकर बहुत सम्मान के साथ कहती है। मास्टर पीछे मुड़कर एक भद्दी सी हंसी हंसता है और बोलता है, तुम लोगों ने तो मुझे बहुत इंतजार करवाया। उसके दांत बहुत गंदे और डरावने हैं और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। अचानक लड़की का मास्टर उसके पीछे से आता है, उसे गर्दन से पकड़कर उसी बर्तन में फेंक देता है जहां मास्टर कुछ पका रहा होता है। वो जोर जोर से हंसता है, जैसे उसे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा हो। लेकिन उस बर्तन के अंदर फेंकी गई वो बेचारी लड़की बोलती है, क्या ये सारी कैंडी है मास्टर? आप मुझे इतनी सारी कैंडी देने के लिए यहाँ फेंक रहे हैं? वो पागल लड़की अब भी सब कुछ कैंडी समझ रही है। मास्टर अब उसे कुचलना शुरू करता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती है, पेट मरोड़ने लगता है। सबसे भयानक बात यह है कि जिस दवा को वो बनाते हैं वो इंसानों को कुचल कुचल कर ही बनाई जाती है, इंसानों की बॉडी को मरोड़कर। ली पीछे खड़ा
सब देख रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो इतना डर चुका है कि उसका मुंह तक नहीं खुल पा रहा। मास्टर उस लड़की की हड्डियां, हाथ पैर, अंदर के सारे अंग सब तोड़ता है और उन्हें पीस कर पेस्ट बना देता है। फिर ली देखता है कुछ और लड़कियां भी लाई गई है और मास्टर उस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में डाल देता है। मास्टर कहता है आग तेज होनी चाहिए, हमें ये दवा बनानी है। उसी वक्त ली को समझ में आता है कि मास्टर जो दवा उसे देता है वो असल में इंसानी मांस से बनी होती है। ये सब देखकर ली खुद से ही बोलने लगता है, ये सब नकली है, ये सब झूठ है, कुछ भी असली नहीं है। वो बार बार खुद से यही दोहराता रहता है। जब मास्टर उस लड़की के पेस्ट को पका रहा होता है उसकी खुशबू उठती है और मास्टर उसे बहुत एंजॉय करता है, जैसे कोई स्वादिष्ट चीज पक रही हो। ली अब भी खुद से यही कहता जा रहा है, सब नकली है, कुछ भी असली नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है ये हम आगे कहानी में जानेंगे। इसी दौरान मास्टर गलती से उसकी बातें सुन लेता है। मास्टर को लगता है कि ली उसका मजाक उड़ा रहा है और उसे फाट मास्टर कह रहा है, जबकि ली ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मास्टर गुस्से से पलटकर उसे घूरता है। माहौल डरावना हो जाता है और उसी खौफनाक सीन में मास्टर कुछ ऐसा कहता है कि पूरा सीन कॉमिक बन जाता है। मास्टर पूछता है तूने क्या कहा, मैं क्या हूँ? वो फिर दोबारा पूछता है बता, सच कहा तूने? लेकिन ली अब भी खुद से बड़बड़ाता रहता है, सब नकली है, मास्टर की आवाज भी नकली है। उसी वक्त मास्टर उस पर हमला कर देता है। हरामी, सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या पूछा? मास्टर बस जवाब पाने के लिए उस पर अटैक करता है, पर ली तो पूरी तरह से उसी नकली बातों में खोया रहता है। मास्टर की कोई बात सुनता ही नहीं। इससे मास्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़ता है। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और खुद से बड़बड़ाता रहा, तूने मेरी बेइज्जती की है। जैसे ही मास्टर ली को छूने वाला होता है सब कुछ अचानक रुक जाता है। ली का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक हरे रंग की रोशनी तेज होने लगती है। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं कि ली एक हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे बेड पर बांधा गया है और चारों तरफ बस मशीनों की बीपिंग की आवाजें हैं। अब वो पूरी तरह चुप है, कुछ भी नकली नहीं बोलता। कमरे में इतनी शांति है कि उसे अपनी हार्ट बीट की आवाज तक सुनाई देती है। वो पूरी तरह अकेला है। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिर एक डॉक्टर आता है और पूछता है, इस बार तुमने अपनी हेलुसिनेशन में क्या देखा? क्या हालत पहले से बेहतर है? ली जवाब देता है, नहीं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब है। वो कहता है कि वो जो देखता है वो सब इतना असली लगता है, मानो सच में हो रहा हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है वो किसी और के शरीर में चला जाता है। सब कुछ बिल्कुल असली जैसा लगता है, जैसे वो उस दूसरी दुनिया में असल में जी रहा हो। डॉक्टर पूछता है, तो इस बार क्या देखा तुमने? ली बताता है कि इस बार उसने उस जगह के मास्टर को देखा जो एक लड़की को बर्तन में पटकता है, उसका पेस्ट बनाता है, उसे एक बड़े बर्तन में पकाता है और दवा बना देता है। ये सब देखकर ली खुद भी हैरान रह गया, कोई दवा ऐसे कैसे बना सकता है? उसने अपनी आंखों के सामने किसी को मरते देखा और उसके मांस को दवा बनते देखा। डॉक्टर बहुत ध्यान से ये सब सुनता है और अपनी टैबलेट पर सब नोट करता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि जो चीजें वो अपनी हेलुसिनेशन में देख रहा है क्या उनका कोई मतलब है? शायद ये सब किसी से जुड़ा हुआ है और शायद उसे किसी काम या मिशन के लिए चुना गया है। उसे ऐसा महसूस होता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए वो ये सब डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर जवाब देता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ बकवास है, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर ली को ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने ये जवाब पहले भी कई बार डॉक्टर से सुना है और अब इस जवाब का कोई मतलब नहीं रह गया है। जैसे हर डॉक्टर मरीज को यही कहता है कि वो जो देख रहा है वो सब झूठ है, ऐसा ही ये डॉक्टर भी कह रहा है। शायद इसी वजह से ली अब डॉक्टर की बातों को सुनता ही नहीं, ध्यान नहीं देता। लेकिन डॉक्टर कहता है, जब तक तुम ये सब देखना बंद नहीं करोगे तब तक तुम इस अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते। और फिर पता चलता है कि ली असल में एक मेंटल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें याद रखना होगा कि ये सब झूठ है, सब नकली है। जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम इस अस्पताल से बाहर जा सकते हो। इतनी कम उम्र में मेंटल हॉस्पिटल में रहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है और ली भी इस बात से खुश नहीं है क्योंकि वो अब भी एक बच्चा है और बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में वो हमेशा अकेले एक कमरे में रहता है क्योंकि यही रूल्स है। फिर डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है और ली उसकी तरफ उदासी से देखता है। शायद उसके दिल में ये इच्छा है कि वो भी एक दिन आजाद हो, सब कुछ ठीक हो जाए। कमरे से निकलते हुए डॉक्टर आखिरी बार कहता है, अगर तुम इन चीजों को सीरियसली लेना बंद कर दो और मानो कि ये सब फेक है तो तुम बहुत जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हो। डॉक्टर के साथ एक लड़की भी खड़ी थी जो कमरे में अंदर आने वाली थी। उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलता है वो लड़की
लड़की अंदर आती है, मुस्कुराते हुए कहती है, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम जल्दी ही इस अस्पताल से बाहर जा सकते हो। दरअसल लड़की ने पूरी बात नहीं सुनी थी, उसे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज की बात की, इसलिए वो खुश हो गई। लेकिन ली उसकी तरफ देखकर शायद सोचता है कि ये सब झूठ है, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है और कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ अब भी वैसा ही है। फिर स्टोरी उस लड़की का पूरा चेहरा और बॉडी दिखाती है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो मुस्कुरा कर कहती है, डॉक्टर की बात मानते रहो तो तुम जल्दी इस जगह से बाहर जा सकोगे। ली उसे नाना कहकर बुलाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी हालत अजीब हो गई हो। जब उसकी दोस्त उसके सामने आती है, नाना उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देखती है, जिससे साफ दिखता है कि वो ली को पसंद करती है। ली नाना की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी हंसी इतनी अजीब होती है कि नाना कहती है, हंसना बंद करो, बहुत बुरे लग रहे हो। लेकिन ली उसकी बात नहीं सुनता और जोर से हंसता है। शायद वो इस बात से खुश है कि उसकी दोस्त उसे देखने आई है। फिर वो लड़की अपने बैग से कुछ निकालने लगती है, शायद उसके लिए कुछ लाई हो। बैग में थोड़ा ढूंढने के बाद वो ली को दिखाती है और कहती है, तड़ा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वो स्कूल की किताबें थी, क्योंकि अभी एग्जाम में 6 महीने बाकी है, तो वो चाहती है कि ली यही रहकर तैयारी कर सके। इसीलिए उसने टीचर से रिक्वेस्ट करके उसके लिए पर्सनल यूज की किताबें मंगवाई, ताकि जब वो ठीक हो जाए तो पढ़ाई में पीछे न रह जाए और एग्जाम दे सके। लेकिन ली किताबें देखकर कहता है, नहीं ये तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो, ये कैसा गिफ्ट है? वो अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पहले ही दिन भर इस मेंटल हॉस्पिटल में बोर होता रहता है और अब उसकी बचपन की दोस्त उसके लिए एग्जाम प्रिपरेशन की किताबें लाई है, ताकि वो यहाँ पढ़ाई कर सके, इससे शायद वो और ज्यादा बोर हो जाए। तब उसकी दोस्त किताब लेकर उसके सिर पर हल्के से मारती है और कहती है, मैं सिर्फ पढ़ाई की किताब ही नहीं लाई, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी टेंशन बढ़ाने के लिए सिर्फ किताबें लाऊंगी? क्या मैं इतनी बुरी दोस्त हूँ? और फिर वो उसे एक वीडियो गेम देती है मुस्कुराते हुए। जब ली वो वीडियो गेम लेने जाता है तो नाना अपना हाथ ऊपर कर देती है और उसे नहीं देती। वो मजाक करते हुए कहती है, पहले मुझे बड़ी बहन बोलो तभी ये गेम दूंगी। वीडियो गेम पाने के लिए ली उसे बड़ी बहन कहता है, लेकिन ली का चेहरा उसके बहुत पास आ जाता है, जिससे नाना शर्मा जाती है और उसके होठों की तरफ देखने लगती है। ली की सांस उसके चेहरे पर लगती है, जिससे वो शर्माते हुए गेम उसे दे देती है। जैसे ही गेम उसके हाथ में आता है, वो लेटते हुए खेलने लगता है और कहता है, शायद अब इस हॉस्पिटल में टाइम पास करना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो बहुत खुश है कि उसकी दोस्त उसके लिए गेम लेकर आई है। शायद अब गेम खेलने की वजह से उसे इस अकेलेपन भरे माहौल में उतनी बोरियत महसूस नहीं होगी। वो लड़की उसकी बात सुनते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। वो खुश है कि ली अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन वो साथ में कहती है, पूरा दिन गेम मत खेलना, पढ़ाई भी करना, किताब भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन ली को अपने दोस्त की बातों की परवाह नहीं थी, वो गेम खेलने में ही लगा हुआ था। तभी उसका दोस्त नाना उसे याद दिलाता है कि उसे अपना वादा याद है। ली अचानक गेम खेलना बंद कर देता है और कहता है, हाँ मुझे याद है, और उसके चेहरे के पास आकर कहता है, हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे और एक ही कॉलेज ज्वाइन करेंगे, मुझे ये वादा याद है। ली अचानक अपने दोस्त को गले लगा लेता है और गले लगाते हुए कहता है, मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर हो जाऊं ताकि तेरे साथ कॉलेज जा सकूं। नाना ये सुनकर मुस्कुरा देता है और ली को कसकर गले लगा लेता है। नाना उस दिन का इंतजार कर रहा है जब दोनों साथ कॉलेज जाएंगे, और शायद ली भी उस दिन का इंतजार कर रहा है। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ दे, क्योंकि कोई भी अपनी जिंदगी भर एक मानसिक अस्पताल में नहीं रहना चाहता। वो दोनों थोड़ी देर और बात करते रहे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ली को एहसास हुआ कि शायद नाना को घर लौटने में देर हो जाएगी, तो ली ने नाना को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ने की पेशकश की और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। नाना मान गया और बोला, ठीक है चलो। जैसे ही ली चप्पल पहनने ही वाला था, अचानक कुछ अजीब होता है। उसके सिर में भयानक दर्द होने लगता है और उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके मन में आता है, ये मुझे क्या हो रहा है? वो सिर पकड़कर चिल्लाता है, मेरा सिर फटने वाला है। वो गिरने से बचने के लिए टेबल को पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक मेडिसिन पेस्टल पर जाती है, वही वाला जो उसकी हेल्यूसिनेशन में आता है। शायद वो फिर से हेल्यूसिनेट कर रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अभी तक तो उसे तभी हेल्यूसिनेशन होती थी जब वो आंखें बंद करता था, पर अब सब कुछ हकीकत में दिखाई दे रहा था। ली अभी भी सिर पकड़कर खड़ा था। तभी उसका दोस्त नाना पूछता है, क्या हुआ? तू ठीक है? सिर में दर्द हो रहा है? मुझे बता क्या हो रहा है? लेकिन ली अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं देता। वो बस खुद से बड़बड़ाता रहता है, मैंने डॉक्टर की हर बात मानी, दवाई भी समय पर ली, फिर ये सब क्यों हो रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर की हर बात मान रहा था, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ ली अचानक रुक जाता है, फिर अपने दोस्त के सामने एक्टिंग करता है कि जैसे सब कुछ ठीक है। मुस्कुराकर कहता है, क्या डर गया तू? जैसे
जैसे वो सब कुछ मजाक में कर रहा था। ली नहीं चाहता कि उसका दोस्त नाना परेशान हो, इसलिए वो सब कुछ छुपा लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। नाना मुंह फेर कर कहता है, बच्चों जैसे काम बंद कर, डर लग जाता है। तू अब बच्चा नहीं है, इतनी सीरियस बातों का मजाक मत कर। फिर उसका दोस्त गुस्से में चला जाता है। ली पीछे से आवाज लगाता है, अरे रुक, मैं मजाक कर रहा था। फिर वो दोबारा टेबल की तरफ देखता है, जांचता है कि जो उसने देखा वो सच था या नहीं। वो ध्यान से चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। शायद ये उसकी हेल्यूसिनेशन थी या फिर वो इस बारे में ज्यादा सोचने लगा है। टेबल पर कुछ न देखकर वो अपने दोस्त के पीछे भागता है और माफी मांगता है, माफ कर दे, मुझसे नाराज मत हो। वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं। बाहर और भी मरीज टहल रहे थे और सब ली को ही देख रहे थे क्योंकि वो जोर जोर से माफी मांग रहा था। सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन ली बस अपने दोस्त नाना को ही देख रहा था जो अब जा रहा था। उसके मन में सवाल आया, क्या नाना सच में मुझसे नाराज है? क्या वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहा है? इतने में नाना उसके गाल पर उंगली से हल्का सा टच करता है। शायद जैसे ली ने उसे डराया, उसी तरह अब नाना भी उसे परेशान कर रहा था। ली जो कर रहा था वो नाना पहले से जानता था। फिर नाना कहता है, मैं अगले हफ्ते फिर मिलने आऊंगा, अपना ध्यान रखना, ठीक से खाना खाना और जो किताब दी थी वो पढ़ना, यहाँ सुरक्षित रहे और अच्छा जीवन जीना। नाना ली की बहुत परवाह करता है, ये उसकी बातों से साफ झलकता है। ली मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तू भी अपना ध्यान रखना। ली बहुत खुश होता है कि उसके पास ऐसा दोस्त है जो उसकी इतनी चिंता करता है। नाना हॉस्पिटल के गेट से बाहर चला जाता है और ली हाथ हिलाकर जोर से चिल्लाता है, अपना ख्याल रखना नाना। नाना के चले जाने के बाद ली वापस अंदर लौट जाता है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो उस मेडिसिन पेस्टल के बारे में ही सोचता रहता है। चलते चलते वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, क्या मेरी मानसिक हालत और भी बिगड़ रही है? शायद ये पहली बार था जब उसे ऐसी हेल्यूसिनेशन हकीकत में दिख रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। अब तक उसे बस तब हेल्यूसिनेशन होती थी जब वो आंखें बंद करता था, जहाँ वो एक अजीब सी दुनिया में जाकर एक लड़का बन जाता था। लेकिन अब उसे लगता है कि वो दुनिया असल जिंदगी में आ रही है। उसे डर है कि अगर उसकी मेंटल स्टेट और बिगड़ गई तो वो नाना के साथ कॉलेज नहीं जा पाएगा। शायद इस साल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाएगा और जो वादा उसने नाना से किया था वो टूट जाएगा। फिर उसे अपने पापा की बात याद आती है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो तुझे ठीक कर देगा। ली को अपने पापा पर बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि उसके पापा ने उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर चुना है। फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाता है, मैं यहाँ पागलों के साथ रहकर खुद पूरी तरह पागल हो जाऊंगा और इन्होंने मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है। अचानक वो चुप हो जाता है। उसे अपनी जेब में कुछ महसूस होता है। वो कहता है, मेरी जेब में क्या है? क्योंकि उसने तो जेब में कुछ रखा ही नहीं था, तो उसमें कुछ आया कैसे? जब वो अपनी जेब से वो चीज निकालता है तो देखता है ये वही कैंडी है जो उस लड़की ने उसे दी थी। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग घूम गया है। उसे यकीन नहीं होता। उसके मन में आता है ये वही कैंडी है जो उस लड़की ने दी थी, तो फिर ये मेरी जेब में कैसे आई? वो उस चीज को अपनी उंगली से पकड़कर मुंह में रखता है। असल में वो चेक कर रहा है कि ये चीज असली है या नहीं, क्योंकि उसकी हेल्यूसिनेशन इतनी ज्यादा रियल हो चुकी है कि अब उसे समझ नहीं आता क्या असली है और क्या झूठ। जब वो उसे मुंह में डालता है तो उसका टेस्ट महसूस कर पाता है। उसे नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि ये चीज इंसानों को पीसकर बनाई जाती है। तभी उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी हेल्यूसिनेशन हकीकत बनने लगी है। वो उस चीज को लेकर डॉक्टर के पास भागने लगता है। अगर डॉक्टर ने ये चीज देखी तो शायद उसे समझ आ जाएगा कि ये असली है या नहीं। सबसे जरूरी बात ये थी, अब शायद लोग उसे पागल कहना बंद कर देंगे। शायद उसे इस मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाए। इसीलिए वो तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक कुछ होता है और ली रुक जाता है। वो खुद से कहता है, अगर ये सच है कि जो भी चीज मुझे इन हेल्यूसिनेशंस में मिलती है वो असलियत में भी आ जाती है, तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वो धीरे धीरे खुद से बातें करने लगता है। उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ अचानक क्या हो गया, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगती है और उसका चेहरा काफी डरावना बन जाता है। अब वो खुद से कहता है, ये बहुत अच्छा मौका है। अगर मुझे हेल्यूसिनेशन में कुछ भी मिला तो वो मेरी असल जिंदगी में काम आ सकता है। शायद उसके दिमाग में पहले से कोई प्लान चल रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता और उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हमें ली दिखता है उस हेल्यूसिनेशन की दुनिया में, जहाँ वो सब पर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम लोगों के पास पैसे हैं? लेकिन वहाँ के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें पैसे का मतलब ही नहीं पता। फिर ली और तेजी से चिल्लाता है, पैसा नहीं पता? चांदी सोना कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो बस उनसे कुछ मांग रहा होता है और कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए ही चाहिए। यहाँ साफ दिखता है कि ली टेस्ट कर रहा है, क्या जो चीज वो इस दुनिया से लेगा वो असल दुनिया में आ पाएगी। शायद यही उसका प्लान है, लेकिन वहाँ के लोग कुछ नहीं समझते और बस उसे घूरते रहते हैं। ली एक लंबी सांस लेता है और बड़बड़ाता है, इन लोगों
लोगों को चाहे जितना समझाओ कुछ नहीं समझने वाले, सब के सब नशेड़ी है, पूरी तरह ड्रग्स के लती। शायद इसीलिए वो लोग बस अपना सिर खुजाते हैं और ली को ऐसे देखते हैं जैसे वो क्या बोल रहा है उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी पीछे से वो सफेद बालों वाली लड़की ली को आवाज लगाती है, ली भैया जरा मेरे साथ आओ। वो उसे अकेले आने को कहती है। ली उसके साथ जाता है और दोनों अकेले में बात करते हैं। लड़की चुपचाप अपनी टांग के नीचे से एक सोने का कंगन निकाल कर ली को देती है। वो कंगन उसने इस जगह में छुपा कर रखा था ताकि कोई देख न सके। सफेद बालों वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ली भैया ये लो। शायद वो इसलिए दे रही है क्योंकि ली ने उसे पहले कभी बचाया था। उसे भी पता है कि वो कभी इस जगह से निकल नहीं पाएगी और न ही इस सोने का खुद कोई इस्तेमाल कर पाएगी, तो फिर इसे संभाल कर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। ली ध्यान से उस कंगन को देखता है और कहता है, छोटा है लेकिन सोने का है तो मैं रख लेता हूँ। वो उसे अपनी जेब में सुरक्षित रख लेता है और कहता है कि बाद में लौटा दूंगा। इसके बाद ली लड़की को एक टॉफी देता है और कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, ट्राई करो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वही टॉफी है जो कभी लड़की ने उसे दी थी, तो नहीं, ये वो टॉफी नहीं है, ये असली टॉफी है। वो उसे कहाँ से मिली ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलेगा। जब वो लड़की को टॉफी दे रहा होता है तो पीछे खड़े सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और अजीब सी डरावनी हंसी में धीरे धीरे हंस रहे होते हैं। उन लोगों में से एक आदमी कहता है, अब मजा आ रहा है देखने में। शायद उन्हें लगा था कि जब लड़की ली को अकेले में बुलाएगी तो कुछ और होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसी बीच पीछे से एक गार्ड आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? काम छोड़कर सभी की आंखें चौड़ी हो जाती है और एकदम से चुप हो जाते हैं। अब साफ होता है कि इस जगह के लोग मास्टर और उसके गार्ड से बहुत डरते हैं। गार्ड फिर कहता है, अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ गप्पे मारने के लिए नहीं लाए गए थे तुम लोग। ये सुनते ही सारे लोग वापस काम पर लग जाते हैं। गार्ड अबली और सफेद बालों वाली लड़की को घूरता है क्योंकि इन्हीं की वजह से सब वहाँ जमा हुए थे। वो देखता है कि ली ने सोना लिया है और उसे शक से देखने लगता है। गार्ड के मन में चल रहा होता है, क्या ये सोने से कोई दवा बनाने वाला है? उसे शक हो रहा है कि ली आखिर करेगा क्या इस सोने का, क्योंकि यहाँ से तो कोई कभी बाहर नहीं जा सकता। तो फिर सोने का क्या काम? ली भी गार्ड को तीखी नजर से देखता है। शायद सोच रहा है, इतनी देर से घूर क्यों रहा है ये? गार्ड जाते जाते कहता है, चलो काम पर लगो। अगर मास्टर की दवा समय पर तैयार नहीं हुई तो तुम्हें ही पीस कर दवा बना दिया जाएगा। गार्ड की कमर से एक चमकती चीज बंधी होती है जो एक रस्सी से लटकी होती है और वो चीज चमक रही थी, तेजी से चमक रही थी। ली ने उसे देखा और पूछा, क्या ये कोई प्राचीन जेड पेंडेंट है? उसे देखते ही ली मुस्कुराता है और उसकी मुस्कान से साफ समझ में आता है कि वो उसे लेना चाहता है। उसे लगता है ये पेंडेंट बहुत पुराना है, प्राचीन है, तो अगर किसी तरह वो इसे अपने असली वर्ल्ड में ले जा पाए तो इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। रात के ठीक 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, ली चुपके से उस गार्ड की गुफा में घुसता है उस चीज को चुराने के लिए। उसे वो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो रात में भी चमक रही थी। उसका नसीब अच्छा था क्योंकि शायद गार्ड बाहर पेट्रोलिंग पर गया हुआ था। ली को शायद पहले से ही ये पता था, इसलिए उसने टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखी थी। जेड पेंडेंट को हाथ में पकड़कर ली खुद से कहता है और उसे याद आता है अपना बचपन का दोस्त नाना, शायद अब मैं कॉलेज की फीस भर सकूं, हॉस्पिटल का खर्चा निकाल सकूं। ली बहुत गरीब है और इसलिए वो ये सब कर रहा है। यही वजह थी कि उसने सबसे पहले सब लोगों से पूछा था, क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड या सिल्वर है, ताकि वो उसे अपने वर्ल्ड में ले जाकर बेच सके और नाना और अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर सके। बहुत खुश होकर वो पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे भागता है और उत्साहित होकर कहता है, मुझे एक एंटीक पेंडेंट मिल गया, मुझे पेंडेंट मिल गया। जैसे ही वो सीढ़ियां भागकर उतरता है उसे एक लाइट दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। वो सोचता है कहीं कोई गार्ड तो नहीं, अगर इस समय किसी गार्ड ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ली पूरी तरह घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसके पीछे एक डरावनी आवाज आती है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही ली बिल्कुल सदमे में आ जाता है। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। वो इतना डर जाता है कि सोचता है अब पकड़ा गया। उसे लगता है गार्ड उसे मास्टर के पास ले जाएगा और शायद उसे सजा दे या मार ही डाले, क्योंकि यही वो गार्ड था जिसकी गुफा से ली ने पेंडेंट चुराया था। ली कांपते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर उस गार्ड के कपड़ों पर जाती है जो बाकी गार्ड से अलग थे। तो वो पूछता है, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? गार्ड कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि ली को उसके कपड़ों से पकड़ता है और घसीटने लगता है और घसीटते हुए कहता है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं और तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। उसके साथ कुछ और गार्ड्स भी थे और जब वो ली को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं उनमें से एक कहता है, अगर तू यहाँ रुका तो एक दिन मर जाएगा, चल हमारे साथ। ली हैरानी से पूछता है, तुम लोग सच में यहाँ से भाग रहे हो? उसे इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो सब गार्ड्स है और गार्ड्स का
भागना उसे बहुत अजीब लगता है। अचानक एक गुस्सैल गार्ड ली को जोर से धक्का देता है और चिल्लाता है, अगर हमारे साथ नहीं चला तो तू कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या तूने ये सोच रखा है कि हमें पैसे और टिप्स देकर इस जगह से निकल जाएगा? तभी ली को एहसास होता है कि शायद गार्ड को लगा कि जब उसने उस लड़की से गोल्ड लिया और बाकी लोगों से भी पैसे मांगे तो उसका प्लान था कि वो सब इकट्ठा करके मास्टर को घूस देगा ताकि गार्ड्स उसे यहाँ से भागने दे। इसीलिए शायद गार्ड्स उस पर शक कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ली वो सब इसलिए कर रहा था ताकि वो चीजें अपने असली वर्ल्ड में ले जाकर बेच सके और अपने दोस्त नाना की हेल्प कर सके और गरीबी से बाहर निकल सके। लेकिन ये बात गार्ड को नहीं पता थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे गार्ड्स खुद इस जगह से भागना चाहते हैं, जो ये दिखाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। यहीं से स्टोरी एक अलग मोड़ लेती है, क्योंकि ली को लगा था कि शायद मास्टर और गार्ड्स को यहाँ कोई आजादी मिली हुई है, लेकिन अब जब गार्ड्स खुद भागना चाहते हैं तो सोचो ये जगह असल में कितनी डेंजरस है। ली गार्ड से कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना ही है। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। वो अपनी आंखें कसकर बंद करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि फिर से हॉस्पिटल पर फोकस कर सके। और फिर उसकी आंखें खुलती है। वो हॉस्पिटल में है, तेज तेज सांसें ले रहा है, थका हुआ है, परेशान है। ली ने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर वो उस जगह रुका रहता तो शायद गार्ड्स उसे ले जाते, कोई लड़ाई हो जाती, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उसने उस हैल्यूसिनेशन से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं अपनी हैल्यूसिनेशन से बाहर आ जाऊं तो सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि ये उसकी अपनी इल्यूजन है। और यही सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और वापस अपने असली वर्ल्ड में लौट आया। जब उसकी आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि रात का समय है और वो बिस्तर से बंधा हुआ है। शायद डॉक्टर भी सोता होगा और जब भी वो आंखें बंद करता है डॉक्टर शायद उसे बांध देता है ताकि वो भाग न सके। और शायद हैल्यूसिनेशन के दौरान वो कुछ ऐसा करता है, इसीलिए डॉक्टर उसे बांध कर रखता है। लेकिन ऊपर देखकर ली कहता है अभी भी रात है और शायद सारी नर्सें भी सो रही होंगी। मुझे चेक करना है कि जो पेंडेंट और गोल्ड मैं लेकर आया वो क्या इस वर्ल्ड में आया है या नहीं। काश कोई नर्स होती तो वो मेरे हाथ पांव खोल देती और मैं चेक कर पाता, लेकिन अब उसे सुबह तक इंतजार करना होगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है तो वो फिर से अपनी आंखें बंद करता है और देखना चाहता है कि उस जगह पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी रात को और वो कर भी क्या सकता है। जैसे ही वो वापस उस जगह आता है वो वही खड़ा होता है और देखता है कि शायद अब सारे गार्ड जा चुके हैं, शायद वो लोग उसे वही छोड़कर भाग गए हैं। वो हंसते हुए कहता है ये मेरी ही हैल्यूसिनेशन है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ये सब असली है ही नहीं। वो सोचता है भला ये मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फिर वो जोर से हंसता है। फिर हैल्यूसिनेशन की दुनिया में सुबह सुबह एक आदमी भागता हुआ गुफा में आता है और जोर से कहता है सब उठो, मास्टर ने सबको अभी के अभी बुलाया है, जल्दी आओ। उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। शायद सभी गार्ड्स भाग चुके हैं और मास्टर को जब पता चला तो उसने सबको बुला लिया। सारे लोग जाग जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि इतनी सुबह सुबह क्या हो गया। एक आदमी कहता है जल्दी करो वरना लेट हुए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ ली लेटा हुआ गहरी सोच में डूबा होता है। उसे पता होता है कि मास्टर ने सबको क्यों बुलाया है। उसे पता होता है कि गार्ड्स के भागने की वजह से ही मास्टर ने सबको बुलाया है। थोड़ी देर में सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मास्टर ने बुलाया होता है। शायद उस जगह पर बहुत से लोग काम करते हैं, तभी वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर पूछते हैं क्या हुआ, पता है क्यों बुलाया है। फिर मास्टर अपने घर से बाहर आता है और कहता है सब आ गए हो ना। ली वही खड़ा सोच रहा होता है ये बूढ़ा अब क्या करने वाला है। कमबख्त हमें अपना कुत्ता समझता है, जब बुलाए तो हमें दौड़ कर आना पड़ता है और जो लेट हो जाए उसे जिंदा मार देता है। मास्टर कहता है कल रात 3 बजे कुछ लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे और वो लोग मेरे अपने गार्ड्स थे। फिर हम देखते हैं कि मास्टर ने उन 4 लोगों को पकड़ लिया है और उन्हें रस्सियों से बांध दिया है। ये देखकर ली हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो भाग गए थे, फिर ये यहाँ कैसे पकड़े गए। फिर मास्टर बोलता है इस बूढ़े का भरोसा टूट गया क्योंकि उसके अपने ही भरोसेमंद गार्ड्स बिना बताए भागने वाले थे। वो उन गार्ड्स को सबके सामने घसीट कर लाता है और कहता है यहाँ के नियम बहुत साफ है, काबिलियत पर इनाम और गद्दारी पर मौत। शायद उसने सबको इसलिए बुलाया ताकि वो देख सके कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। एक गार्ड डरते हुए ली की तरफ देखता है और उसकी आंखों में साफ डर दिखता है। उसे पता था कि अब उसकी मौत तय है। ली उस गार्ड को देखता है और सोचता है इतनी जल्दी
जल्दी पकड़ लिए गए ये लोग। वाह, ये तो मास्टर के चहेते गार्ड्स थे और इस जगह को अच्छी तरह जानते भी थे। फिर मास्टर गुस्से में रस्सी कसकर पकड़ता है और जोर से जमीन पर फेंकता है। फिर वो जादू करता है और कहता है खुल जा। तुरंत जमीन फटती है और वहाँ से काले ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। ये टेंटिकल्स उन चारों गार्ड्स को बहुत ही भयानक तरीके से मारने लगते हैं। गार्ड्स की चीखें इतनी दर्दनाक होती है कि वहाँ मौजूद हर इंसान कांपने लगता है। यहाँ तक कि ली भी डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। वो उधर नहीं देख रहा था, उसे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। बस दर्द भरी चीखें उसके कानों में गूंज रही थी और उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे। डर के मारे वो खुद से बोलता है, ये सब झूठ है, सब फेक है, कुछ भी असली नहीं है, ये सब मेरी इमेजिनेशन है, सब हेल्यूसिनेशन है। वो बार बार यही दोहराता है जैसे डॉक्टर ने कहा था, इन चीजों को सीरियसली मत लेना, ये सब फेक है। वहाँ सभी लोग डर से कांप रहे थे। तभी एक काला टेंटिकल्स ली के सिर के ऊपर से गुजरता है, बहुत ही नजदीक से। उसी वक्त वही टेंटिकल्स उस गार्ड को लेकर गुजरता है जिसके सिर में वो घुस चुका होता है। ये देखकर ली पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने ही इतनी खतरनाक चीज क्रिएट कर ली अपनी हेल्यूसिनेशन से? कुछ ऐसा जिसे देखकर मैं खुद डर गया। फिर वो सोचता है अगर मैंने इसे नहीं बनाया तो क्या उस गार्ड का दर्द असली है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था कि ये सब फेक है। अगर मुझे हेल्यूसिनेशन में दर्द होता है तो क्या असली दुनिया में भी वही दर्द महसूस होगा? वो यही सब सोचता रहता है। खुद को शांत करने के लिए वो याद करता है, नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि इसे सीरियसली मत लो, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो खुद को समझाता है कि हेल्यूसिनेशन से कभी दर्द नहीं हो सकता और उसे अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। शायद गार्ड की चीखें और इस जगह का डर उसे ये सब महसूस करवा रहा है। फिर मास्टर हवा में उड़ता है, उसके पीछे टेंटिकल्स दिखाई देते हैं और वो जोर से कहता है, सुनो मेरे बेकार कुत्तों, जो भी भागने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, अगर मरना नहीं चाहते तो मैं ऐसा सजा दूंगा कि मौत भी कम लगेगी। इस बार मैंने कई लोगों की बॉडीज बर्बाद कर दी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब जो भी ऐसा करेगा मैं उसकी बॉडी से दवा बनाऊंगा और उसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए किया है ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत। जैसे ही सबने ये सुना, सब नीचे झुककर खड़े हो गए। कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब डर से जम गए थे। फिर जब मास्टर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है तो हंसते हुए कहता है, किसी को अमर बनाने में कोई बुराई नहीं है। यहीं पर हमें पता चलता है कि मास्टर असल में अमरता हासिल करने की दवा बना रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी वजह से है। जैसे ही मास्टर ली के पास से गुजरता है वो उसकी तरफ मुड़कर कहता है, कल वो लोग तुम्हें लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? इससे साफ होता है कि मास्टर को सब पता है। वो जानता है कि कुछ लोग ली को यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन ली कुछ नहीं बोलता और अपने मन में कहता है, ये सब तो बस एक हेल्यूसिनेशन है, मुझे मास्टर से डरने की जरूरत नहीं है, मैं ही तो इसे अपने दिमाग में बना रहा हूँ। फिर डर कैसा? मास्टर ली के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, बहुत अच्छा, तुमने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ नहीं गए, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब से तुम वर्कर नहीं रहे, अब तुम मास्टर के खास शिष्य हो और तुम्हारा काम होगा सप्लाई रूम को संभालना। ली समझ जाता है कि उसे प्रमोशन मिला है, पहले की तुलना में बहुत बेहतर काम। अब उसे सिर्फ सप्लाई रूम में मदद करनी है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये इनाम सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मास्टर ने अपने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया था और अब काम करने वाले लोग कम पड़ गए थे। शायद ली के लिए ये किस्मत अच्छी रही कि उसे ये जिम्मेदारी मिल गई। जैसे ही मास्टर रास्ते से जा रहा होता है वो रुकता है और कहता है, अब जब तुम वर्कर नहीं रहे तो मैंने सोचा तुम्हें नया नाम भी दे दूं, तुम्हारा नाम होगा ज़्वान यांग। ये सुनकर ली चौंक जाता है क्योंकि ज़्वान यांग वही नाम है उसी गार्ड का जिसे मास्टर ने अभी कुछ वक्त पहले अपने हाथों से मार दिया था और अब उसी का नाम और जगह ली को दे दी गई। यही इस जगह की हकीकत थी। यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, जो मरा उसकी जगह बस किसी और को भर दिया गया। ली के दिमाग में चलता है, ये पागल आदमी कितना खतरनाक है, उसने अपने ही गार्ड को मार दिया और उसकी जगह मुझे दे दी, उसका नाम भी। इंसान यहाँ बस खिलौनों जैसे हैं। मास्टर फिर उसे एक बैग देता है। ली उसे देखकर सोचता है कि इसमें क्या है। उसी वक्त मास्टर बताता है, इसमें 5 गोलियां हैं, इन्हें खाकर तुम अमर तो नहीं बनोगे, लेकिन एक गोली तुम्हारी जिंदगी 10 साल बढ़ा देगी, यानी 5 गोलियां 50 साल, और ताकत भी बहुत बढ़ेगी, जो इस जगह जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मास्टर हंसते हुए कहता है, यहाँ ऐसा ही चलता है, अच्छा काम इनाम, बुरा काम मौत। इसने भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए इसे इनाम मिला। बाकी लोग भी मेहनत करो, दवा बनाओ तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा, शायद इससे भी बड़ा।
ली उस गोली को हाथ में लेकर डर के साथ देखता है। उसे याद आता है वो लड़की जिसे मास्टर ने मार डाला और फिर उसकी बॉडी को इस्तेमाल कर ऐसी ही गोलियां बनाई थी। क्या इस गोली में उस लड़की का भी कुछ हिस्सा है? यही सोचकर ली को बहुत घिन महसूस होती है। तभी उसका हेल्यूसिनेशन टूटता है और वो वापस असली दुनिया में आ जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो चीजें उसने वहां से ली थी वो अब उसकी असली दुनिया में भी है। वो उन सबको अपने बिस्तर पर रखता है और ध्यान से देखता है। शायद ये बस वहम हो, लेकिन अगर सच है तो इसकी सच्चाई जाननी जरूरी है। किसी को दिखाना पड़ेगा। वो गोली को हाथ में लेकर सोचने लगता है, अगर मास्टर की बात सच है तो ये गोली ताकत भी देगी और उम्र भी बढ़ाएगी। बहुत फायदे की चीज है, पर सच है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? सच जानने के लिए वो तय करता है कि इसकी ताकत को आजमाया जाए। जैसे ही वो गोली खाने वाला होता है तभी दरवाजा जोर से धड़ाम करके खुलता है। धम। नाना गुस्से में अंदर आती है और चिल्लाती है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या जरूरी बात है? मैंने क्लास छोड़ी, खाना भी नहीं खाया और सीधा यहाँ आई। तूने कहा जैसे भूकंप आ गया हो। अगर कुछ भी जरूरी नहीं निकला तो तुझे देख लूंगी। अगर फिर से पिछली बार की तरह कोई मजाक है तो अभी बता दे। ली कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप जाकर दरवाजा बंद करता है और खिड़की अभी बंद करने लगता है। ये देखकर नाना थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या कर रहा है तू? सब बंद क्यों कर रहा है? इस रूम में कैमरे हैं, नर्स सुन सकती है। अगर हम कुछ भी करें तो उन्हें पता चल जाएगा। नाना को लगता है शायद ली उसे किस करना चाहता है या कुछ ज्यादा, इसलिए वो और भी शर्माने लगती है। तभी स्पीकर में से नर्स की आवाज आती है जो हंसते हुए छेड़ती है, जो करना है करो, हम नहीं सुनेंगे। ली सामने रखा पेंडेंट उठाकर उसी स्पीकर से बात करता है, परेशान करना बंद करोगी? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, हमें कुछ प्राइवेट में करने दो। पेंडेंट देखकर नाना पूछती है, ये पेंडेंट यहाँ क्या कर रहा है और अब मुझे क्या करना है? ली जवाब में कहता है, कुछ मत बोलो। और फिर ली उसके कान में धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलूंगा लेकिन तुम कोई रिएक्शन मत देना, बस सुनना। अगर तुमने कुछ भी रिएक्ट किया और अगर इस कमरे में कैमरा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, करीब 5 दिन। ली अकेले बैठा अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। सबको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझ पर यकीन करता है, नाना। उसे पूरी उम्मीद होती है कि नाना ही एक ऐसा इंसान है जो उसे पागल नहीं समझेगा, उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और हर हाल में उस पर भरोसा करेगा। इस दुनिया में वही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसी बीच कमरे के माइक से नर्स की आवाज आती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से मिलने आई है। ये सुनते ही ली की आंखें चमक उठती है। वो समझ जाता है कि नाना आ गया है। एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वो अपने आप से कहता है, मैं जानता था मेरा दोस्त जरूर आएगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बहुत खुश होकर कमरे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी कुछ हॉस्पिटल गार्ड्स उसकी ओर आते दिखते हैं। क्योंकि ये एक मानसिक अस्पताल है इसलिए गार्ड्स हमेशा तैयार रहते हैं। ली को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है शायद वो किसी को जानता है, इसलिए वो एक गार्ड से पूछता है, क्या हुआ? इतनी तैयारी के साथ क्यों जा रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? गार्ड जल्दी से कहता है, अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी आवाज आए, बाहर मत निकलना। गार्ड का लहजा इतना डरावना होता है कि ली थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। फिर गार्ड बताता है, एक मरीज भाग गया है, लेकिन वो कोई आम मरीज नहीं है, वो पूरा साइको है, वो किसी को भी मार सकता है, बहुत खतरनाक है। गार्ड उसे वार्न करता है कि सावधान रहना और अगर वो आदमी दिखे तो फौरन बताना। गार्ड जाते जाते हाथ हिलाकर कहता है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ऐसे लोगों की वजह से हमारी नौकरी और मुश्किल हो जाती है। गार्ड चला जाता है। ली थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, जरूर वो आदमी बहुत खतरनाक होगा, तभी इतना शोर है। लेकिन मुझे अभी इन बातों में टाइम नहीं खराब करना, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो अब बाहर नहीं गया तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। जो भी रिस्क हो उसे जाना ही पड़ेगा। वो बहुत सावधानी से अस्पताल से निकलता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे न कोई गार्ड देखे और न ही वो भागा हुआ पागल, क्योंकि अगर वो पागल उसे देख लेता है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। किसी तरह वो बाहर पहुंच जाता है और एक सुनसान जगह पर अपने दोस्त से मिलता है। दोनों चुपचाप बातें करने लगते हैं। नाना उससे कहता है, वो सोना और पेंडेंट जो तुमने मुझे दिया था, मैंने दोनों भेज दिए। पेंडेंट बहुत पुराना और एंटीक था, इसलिए उसकी अच्छी कीमत मिल गई, लेकिन जो गोल्ड था वो बहुत हल्का था, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं मिले। नाना की ये बात सुनकर कि उसने वो चीजें बेच दी, ली अपने बालों में हाथ फेरता है अपने स्टाइल में और बोलता है, मैं जानता था, मैं पागल नहीं हूँ। और फिर वो एक अजीब सी डरावनी हंसी हंसता है। अचानक उस जगह का माहौल बदलने लगता है और उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, लेकिन इस बार वो डरता नहीं है, क्योंकि अब उसे लगता है कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है, या फिर
ये सब सच भी हो सकता है। अब यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सब वाकई हो रहा है? क्या ये हेलुसिनेशन नहीं है? क्या वो यहाँ मर सकता है? और अगर वो यहाँ मरे तो क्या रियल वर्ल्ड में भी मरेगा? या फिर जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो किसी और के शरीर में जागता है और जो हो रहा है सब रियल है, कुछ भी फेक नहीं है? ये सारी बातें हमें शायद आगे की कहानी में पता चलेंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। ली अपने दोस्त नाना को बहुत जोर से गले लगाता है खुशी में, लेकिन मैनवा की इमेज में हम देखते हैं कि वो सफेद बालों वाली लड़की को गले लगा रहा है, वो जो उसकी हेलुसिनेशन में आती है। असल में वो सिर्फ ली को ही दिख रही है, मतलब वो फिर से हेलुसिनेट कर रहा है। वो उसे कसकर पकड़ता है और बार बार चिल्लाता है, मैं पागल नहीं हूँ नाना, मैं पागल नहीं हूँ। नाना धीरे से बोलता है, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। ली को अब लगने लगता है कि जो कुछ भी रियल वर्ल्ड से आया है वो सब सच है और शायद अब वो हॉस्पिटल से निकल भी सकेगा। वो दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। ली कहता है कि उसकी एबिलिटी रियल है, वो किसी भी चीज को उस दुनिया से रियल वर्ल्ड में ला सकता है। उसे अब भी लगता है कि वो दुनिया एक हेलुसिनेशन है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो वहाँ की चीजों को असली बना सकता है। वो अपने दोस्त नाना से कहता है, तू रेडी हो जा एक अमीर लड़की बनने के लिए, हम बहुत अमीर होने वाले हैं, हमारी गरीबी अब खत्म। बस जब तक मैं पकड़ा ना जाऊं मुझे ध्यान से सब चीजें लेनी होंगी बिना किसी को पता चले। इस बात पर नाना उसे एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, मुझे अमीर नहीं बनना है, तू पागल हो गया है क्या? मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है, मैं चाहती हूँ तू ठीक हो जाए, बस मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तू ठीक हो जाए। तेरी सेहत मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है और तू वादा कर कि चाहे तेरे पास ये एबिलिटी हो तू फिर भी डॉक्टर के पास जाएगा, चेकअप करवाएगा और अपनी दवाई टाइम पर लेगा। जो भी डॉक्टर बोले तू फॉलो करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वादा कर। ली कुछ नहीं कहता, बस अपने दोस्त को देखता रहता है प्यार से, समझते हुए कि ये इंसान उसे कितना चाहता है। पैसे नहीं, उसकी हालत मायने रखती है। ली वादा करता है कि उसका इलाज चलता रहेगा, वो दवाई लेगा और डॉक्टर की हर बात मानेगा। तभी पीछे से एक डरावना आदमी आता है और नाना को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। वो वही पागल आदमी है जिसे हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे थे। वो साइकोपैथ है, शायद इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये देखकर ली दौड़ता है और चिल्लाता है, वो मेरा दोस्त है, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। लेकिन साइकोपैथ नाना को जोर से पकड़ लेता है जिससे नाना को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता है। ली भागते हुए उसकी मदद करने जा ही रहा था कि उस पागल आदमी ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया। ली के सिर से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल ली को याद आता है वो मेडिसिन जो उसे मास्टर ने हेलुसिनेशन में दी थी। अगर पेंडेंट और गोल्ड असली थे तो वो मेडिसिन भी असली होगी और शायद उसे पावर और जान दे सके। वो अपने दोस्त की आंखों में आंसू देखकर अपने गुस्से और इमोशंस को रोक नहीं पाता। वो मेडिसिन खा लेता है और फिर ऐसा लगता है जैसे पूरे माहौल की हवा बदल गई हो। उसे एक अलग ही ताकत महसूस होती है। उसकी पावर और इतनी जबरदस्त थी कि नाना उसे देखकर दंग रह जाता है, यहाँ तक कि वो पागल आदमी भी डर के मारे रुक जाता है। जैसे ही साइकोपैथ ने पीछे मुड़कर देखा उससे पहले ही ली ने उसे जोर से चेहरा पकड़कर जमीन पर दे मारा। उसने उसका चेहरा इतनी ताकत से दबाया कि उसका चेहरा टूट गया और खून बहने लगा। ली ने उसके चेहरे की स्किन तक फाड़ दी और दूर फेंक दी, जिससे उसका पूरा चेहरा खुल गया और वो आदमी चीखने लगा। उसकी चीखें डरावनी थी और ली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब पूरी तरह होश में नहीं है। वो बेकाबू हो गया था। अपने दोस्त को दर्द में देखकर उसका दिमाग घुमा हुआ था। वो बार बार बस एक ही बात चिल्ला रहा था, तूने मेरे दोस्त को कैसे छू लिया, उसे चोट कैसे पहुंचा दी, मैंने तुझे रोका था फिर भी तू नहीं माना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं रहा हो, वो पागलों की तरह उस साइको को पीट रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ली किसी दानव में बदल चुका हो। अब उसमें कोई दया या सहानुभूति नहीं बची थी। तभी अस्पताल के गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे उस पागल आदमी से अलग नहीं कर पाता। ली तो बस उसे मार देना चाहता था। जैसे तैसे कई गार्ड्स ने मिलकर उसे काबू किया और उसे जंजीरों से बांध दिया। जिस तरह से वो हमला कर रहा था उसे कोई भी आम इंसान नहीं मान सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे दवाई खाने से पहले वो इतना साइको नहीं था, लेकिन दवा खाने के बाद वो ऐसा हो गया। इसी वजह से उसे जंजीर से बांधा गया। वो जोर से चिल्लाता है, मैंने ये सब अपने दोस्त की रक्षा के लिए किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं बस अपने दोस्त को बचा रहा था, बस इतना ही। डॉक्टर उसके सामने खड़ा था
था। डॉक्टर ने कहा, ये कोई लड़ाई नहीं थी, कोई भी किसी को इस तरह नहीं मारता जैसे तुमने मारा। तुमने सिर्फ लड़ाई नहीं की, तुमने उस साइको को हैवानियत से पीटा, तुमने तो उसका चेहरा तक नोच डाला। क्या इस तरह कोई किसी को बचाता है? ऐसा सिर्फ एक साइको ही करता है, और उससे भी बुरा वो साइको तुम खुद हो। तुम किसी दानव से कम नहीं हो। आज तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ गया है। डॉक्टर फिर पूछता है, सच बताओ, तुमने उस साइको को इतनी ताकत से कैसे मारा, और तुम्हें इतनी ताकत अचानक कहाँ से मिल गई? अस्पताल में तो तुम ठीक से खाना भी नहीं खाते थे, तुम तो बहुत कमजोर थे। मैं तुम्हारी रोजाना की जांच करता हूँ, तो बताओ अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई? लेकिन ली डॉक्टर को कुछ नहीं बताता। वो बस उसकी तरफ देखता है और सोचता है, अगर मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया तो वो मुझे और भी पागल समझेगा और शायद मुझे और बुरी सजा देगा। वो चुप रहता है, लेकिन डॉक्टर उसे डराता रहता है, ठीक से जवाब दो, अगर तुमने झूठ बोला तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अभी तक तो मैंने नरमी दिखाई है क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन अगर झूठ बोले तो बहुत बुरा होगा, इतना बुरा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मैं तुम्हें यहाँ रहकर नर्क जैसा एहसास करवा दूंगा। फिर भी ली कुछ नहीं कहता, वो बस अपने मन में सोचता रहता है, मैं क्यों बताऊं, तुम तो मुझे पागल ही समझोगे, और अगर मैंने कुछ बता भी दिया तो डॉक्टर मेरी दोबारा जांच करवाना शुरू कर देगा, और जो भी चीज मैं इस दुनिया से लाता हूँ वो सब मुझसे छीन लेंगे, फिर मैं कभी उन्हें बेच नहीं पाऊंगा। डॉक्टर गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आंखें बंद करो। लेकिन ली आंखें नहीं बंद करता। डॉक्टर और ज्यादा गुस्से में कहता है, मैंने कहा आंखें बंद करो, बिना कोई और बात समझाए। डॉक्टर उसे आंखें बंद करने को मजबूर करता है। आखिरकार ली आंखें बंद करने लगता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगती है और वो फिर से अपने उस हेल्यूसिनेशन वर्ल्ड में जाग जाता है। फिर वो खुशी से सोचता है, शायद यही सही है। अस्पताल में तो सब मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ मैं अकेला हूँ, जहाँ मुझे थोड़ी आजादी मिलती है। यहाँ कोई सवाल नहीं करता। फिर हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, एक बूढ़े आदमी की, जो बैठा हुआ है, और वहीं पर हमें उसका मास्टर भी दिखता है। मास्टर कहता है, आज हमारे साथ काम करने के लिए एक नया लड़का आया है, वयांग। अगर वो कोई गलती करे तो माफ कर देना। वो नया है, इस जगह और इस काम के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। वही उसके साथ एक सीनियर भी होता है। मास्टर उस सीनियर से कहता है, अब तुम उसके सीनियर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सब कुछ बताओ और सिखाओ, उसकी मदद करो। वो आदमी मास्टर का धन्यवाद करता है कि उसने उसे यहाँ काम दिया। फिर मास्टर कहता है, अब चलने का वक्त हो गया है और करने को कुछ नहीं बचा है। 9 बज चुके हैं, चलो अब डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो गाइस, वीडियो यहीं पर एंड होता है, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, और 500 लाइक जल्दी कंप्लीट कर देते हो तो मैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।